नमस्कार साथियों, उपासना इसके डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की सबसे पहली न्यूज है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, देश की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ये न्यूज में था। तो आपको इसमें ये राज्य भी याद रखना है, कौन सा? पश्चिम बंगाल, जहां इसका आयोजन किया जा रहा है, और जिसके द्वारा किया जा रहा है वो भी याद रखना है, यानी संस्कृति मंत्रालय। ये दोनों बातें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट, यह इस महोत्सव का 11वां संस्करण है, तो ये नंबर भी आपको याद रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड, इस महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश में किया गया था। तो ये राज्य आपको याद रखना है जहां इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया था। फोर्थ, इस महोत्सव का आयोजन वर्ष 2015 से, ये वर्ष भी आपको याद रखना है, से प्रतिवर्ष संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अगला है कोविड बैरियर मेमोरियल यानी स्मारक खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में ओडिशा सरकार ने राज्य में कोविड बैरियर मेमोरियल यानी स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये राज्य आपको याद रखना है जिसने इसे स्थापित करने का निर्णय लिया है, उड़ीसा। सेकंड, ये मेमोरियल यानी स्मारक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित विजू पटनायक पार्क में स्थापित किया जाएगा। थर्ड, इस मेमोरियल के निर्माण का उद्देश्य उन फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बलिदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान प्रदान करना और उन्हें सम्मानित करना है, जिन्होंने महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। फोर्थ, राज्य के निर्माण विभाग को कोविड बैरियर मेमोरियल के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। तो ये आपको याद रखने हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कोविड बैरियर मेमोरियल के बारे में। अगला है सैन्य अभ्यास जिदर उल हदीद खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ये पाकिस्तानी सेना द्वारा थार मरुस्थल में आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। सेकंड, इसका उद्देश्य दुर्गम मरुस्थलीय वातावरण में संघर्ष के लिए तैयार होना है। तो ये सैन्य अभ्यास याद रखना है आपको, किसका है? पाकिस्तान का, महत्वपूर्ण है। अगला है डिक इंसोनिया खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में शोधकर्ताओं ने भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका की शैल गुफाओं की छत पर अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन जीवित प्राणी, लगभग 550 मिलियन वर्ष पुराने डिक इंसोनिया के 3 जीवाश्मों की खोज की है, जिससे ये न्यूज में था। इसमें आपको ये भीमबेटका कहाँ स्थित है ये भी याद रखना है। भीमबेटका की गुफाएं आपको पता होगा मध्य प्रदेश राज्य में, तो याद रखना है। दूसरा ये बात भी याद रखना है आपको, ये जो सबसे प्राचीन जीवित प्राणी है कहाँ खोजा गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में। तो ये ध्यान रखना है आपको, दोनों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट, डिक इंसोनिया इडियकरण कल्प के अंतिम दौर में जीवित एक बुनियादी जंतु की विलुप्त प्रजाति है। ये जीवाश्म यानी फॉसिल्स बलुआ पत्थरों की सतहों में केवल छापों और चिन्हों के रूप में पाए जाते हैं। थर्ड, इडियकरण कल्प एक भूवैज्ञानिक काल है। इसकी अवधि 635 मिलियन वर्ष पहले क्रायोजेनियन काल के अंत के बाद 541 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन काल की शुरुआत तक 94 मिलियन वर्ष की मानी जाती है। तो ये आपको याद रखनी है, कुछ बातें महत्वपूर्ण है डिक इंसोनिया के बारे में। अगला है मैंडारिन बत्तख खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में असम के मागुरी मोटापुंग व्हील में पहली बार मैंडारिन बत्तख देखी गई है, जिससे ये न्यूज में थी। तो ये आपको राज्य याद रखना है जहां इसे देखा गया, असम राज्य। सेकंड, इसका वैज्ञानिक नाम आईएक्स गिलैरुकुलाता है, ये नाम भी आपको याद रखना है। थर्ड, पहली बार स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, चिकित्सक और प्राणी विज्ञानी कार्ल लिनियस ने वर्ष 1758 में इसकी पहचान की थी। फोर्थ,
ये प्रवासी बत्तख रूस, कोरिया, जापान और चीन के उत्तर पूर्वी हिस्सों में प्रजनन करती है। वर्तमान में ये प्रजाति पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में भी पाई जाती है। अगला अगला है फास्टैग खबरों में। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क संग्रह प्लाजा की सभी लेन को 15 फरवरी 2021 की आधी रात से शुल्क प्लाजा फास्टैग लेन के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। कोई भी वाहन जिसमें फास्टैग नहीं लगा हुआ है उसे शुल्क प्लाजा में प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क की दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा, जिससे फास्टैग न्यूज में था, आपको याद रखना है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला है फास्टैग प्रणाली में इससे संबंधित प्रीपेड या बचत खाते से टोल शुल्क के भुगतान हेतु रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये तकनीक आपको याद रखनी है, का उपयोग किया जाता है। सेकंड, ये स्टिकर के रूप में वाहनों के विंड स्क्रीन पर चिपकाए जाते हैं, जिससे वाहन बिना रुके प्लाजा से गुजर सकता है। थर्ड, ये भुगतान विधि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस भुगतान को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संग्रहित किया जाता है। अगला फोर्थ पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इस तकनीक के प्रयोग से वाहन चालकों के लिए नकदी रखने तथा शुल्क भुगतान करने हेतु रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे टोल से गुजरना काफी आसान हो जाएगा। फिफ्थ, टोल बूथों पर लगे कैमरे वाहन में बैठे यात्रियों की तस्वीरें खींच लेंगे, जो कि किसी वाहन की आवाजाही के रिकॉर्ड रूप में दर्ज होगा तथा गृह मंत्रालय के लिए उपयोगी होगा। अगला है भुवन, वेदास और मोजडैक खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला, ये तीनों भूस्थानिक पोर्टल्स हैं, तो ये आपको याद रखना है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है भुवन, वेदास और मोजडैक क्या है, तो आपको याद रखना है ये भूस्थानिक पोर्टल्स हैं। सेकंड पॉइंट, भुवन इसरो द्वारा विकसित, ये आपको याद रखना है, इसे किसने विकसित किया है? इसरो ने। विकसित और संचालित किया जाने वाला राष्ट्रीय भू पोर्टल है। इसमें भूस्थानिक आंकड़े, सेवाएं और विश्लेषण करने हेतु उपकरण सम्मिलित होते हैं। थर्ड पॉइंट, वेदास यानी विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड आर्चिवल सिस्टम, अर्थात पृथ्वी अवलोकन डेटा का मानसिक चित्रण और अभिलेखीय प्रणाली, एक ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से शिक्षा, अनुसंधान और समस्या समाधानों हेतु अनुप्रयोगों के लिए ऑप्टिकल, माइक्रोवेव, थर्मल और हाइपर स्पेक्ट्रम पृथ्वी अवलोकन डेटा का उपयोग करता है। फोर्थ, मोजडैक यानी मेट्रोलॉजिकल एंड ओशिनियोग्राफिक सैटेलाइट डाटा आर्चिवल सेंटर, अर्थात मौसम विज्ञान और महासागरीय उपग्रह डेटा अभिलेखीय केंद्र, इसरो के सभी मौसम विज्ञान संबंधी मिशनों के लिए आंकड़ों का भंडार है तथा मौसम संबंधी जानकारी समुद्र विज्ञान और उष्णकटिबंधीय जलवायु चक्र से संबंधित है। तो ये आपको तीनों जो भूस्थानिक पोर्टल्स हैं उनके बारे में याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत पंजाब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली यानी वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 13वां राज्य बन गया है, जिससे ये न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना या प्रोग्राम के तहत लाभार्थी विशेषकर प्रवासी देश के किसी भी भाग में अपनी पसंद की सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सेकंड, इसका कार्यान्वयन या क्रियान्वयन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो ये मंत्रालय आपको याद रखना है। थर्ड, इस योजना के लागू होने पर कोई भी गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने पर खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित नहीं होगा। फोर्थ, इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड रखने वाले
व्यक्तियों पर रोक लगाना है। अगला फिफ्थ पॉइंट है, ये योजना लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगी क्योंकि वे किसी एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से बंधे नहीं होंगे तथा दुकान मालिकों पर इनकी निर्भरता भी कम होगी। इस योजना के लागू होने पर पीडीएस संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश लगेगा। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना या प्रोग्राम से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है विकास वित्तीय संस्थान यानी डीएफआई अर्थात डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है। बैंकों के बढ़ते एनपीएस संकट के संदर्भ में सरकार डीएफआई पर विचार कर रही है, जिससे ये न्यूज में थे। अब हम लोग इनसे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट, वे वित्तीय संस्थान जो लंबी अवधि तक चलने वाले पूंजी गहन निवेशों के लिए दीर्घकालिक और कम दरों पर ऋण प्रदान करते हैं, जैसे कि शहरी बुनियादी ढांचा के लिए, खनन के लिए, भारी उद्योग के लिए तथा सिंचाई प्रणाली आदि के लिए विकास वित्तीय संस्थान कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट, विकास बैंक यानी विकास वित्तीय संस्थान वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होते हैं, जो एक परिपक्वता बेमेल यानी मैच्योरिटी बेमेल बैंक की तरलता और सॉल्वेंसी का एक संभावित कारण से बचने के लिए लघु से मध्यम अवधि के लिए राशि जमा करते हैं तथा समान परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के लिए ऋण देते हैं। थर्ड, भारत में पहला डीएफआई वर्ष 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी आईएफसीआई की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। फोर्थ, इसके बाद वर्ष 1955 में विश्व बैंक के समर्थन के साथ भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम यानी आईसीआईसीआई की स्थापना की गई। अगला फिफ्थ पॉइंट है, वर्ष 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इडवी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और उद्योगों के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया। 6, हालांकि वर्ष 1970-80 के दशक के दौरान डीएफआई को गैर निष्पादित अस्तियों यानी एनपीओ को बढ़ाने के नाम पर अपयश या आलोचना का सामना करना पड़ा, जो कथित तौर पर राजनीतिक रूप से प्रेरित ऋण वितरण और आर्थिक, तकनीकी एवं वित्तीय व्यवहार्यता के लिए निवेश परियोजनाओं का आकलन करने में अपर्याप्त व्यावसायिकता के कारण हुआ। 7, इन कारकों को देखते हुए नरसिंघम समिति जो 1991 में गठित हुई थी ने डीएफआई को भंग करने की सिफारिश की और तत्कालीन सक्रिय विकास वित्तीय संस्थानों को वाणिज्यिक बैंकों में बदल दिया गया। तो ये विकास वित्तीय संस्थानों से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में इसरो का स्वदेशी मैप। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और मैप माई इंडिया ने गूगल मैप के स्वदेशी विकल्प को विकसित करने के लिए भागीदारी की है, जिससे ये न्यूज में था। सेकंड, इस योजना के तहत इसरो के उपग्रह चित्रों और मैप माई इंडिया के डिजिटल मैप प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। थर्ड, इस सेवा के तहत इसरो द्वारा विकसित भारत के नाविक पोजीशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। फोर्थ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना, इसरो के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिफ्थ, ये भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के सिवान है। तो ये आपको याद रखना है। 6, मैप माई इंडिया वर्ष 1992 में स्थापित एक निजी कंपनी है जो कि भारत की मानचित्र निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। तो ये इसरो का स्वदेशी मैप है, उससे जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अगला है अमन 2021 खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं ये क्या है। ये पाकिस्तान द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है जिसे हाल ही में अरब सागर में शुरू किया गया है। इस अभ्यास में अमेरिका, रूस, चीन और तुर्की सहित 45 देश हिस्सा लेंगे।
तो आपको ये याद रखना है, अमन 2021 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसे पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और कहाँ, अरब सागर में। अगला अगला है ठंड, यानी ठंड शब्द खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पिलाया या खारे पानी की झीलें, जिन्हें स्थानीय रूप से धंड के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में धंड शब्द खबरों में था, ये क्या है। तो आपको याद रखना है खारे पानी की झीलें या पिलाया। अगला अगला है वरखान शब्द खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। वर्चन, जिसे वरखान भी कहते हैं, मुख्य रूप से एक दिशा से आने वाली हवा द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार आकार के बालू के टीले हैं, यानी रेत के। सबसे आम प्रकार के बालुका स्तूपों में से एक यह आकृति दुनिया भर के रेगिस्तानों में उपस्थित होती है। तो आपको याद रखना है, ये जो बरखान शब्द है वो अर्धचंद्राकार आकार के बालू के टीलों को प्रदर्शित करता है। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला अगला है परीक्षा संबंधित तथ्य। आइए हम लोग देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार के निर्माण को लेकर जारी किए गए आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया है। तो ये आपको महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखना है। आपको पता होगा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, उन्होंने अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए एक आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। उसे जो हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, जो बाइडेन ने रद्द कर दिया है। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में डाकुओं पर एक अनूठा संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है। ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन, यानी मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 1। हाल ही में खबरों में रहा सैन्य अभ्यास जिदर उल हदीद किस देश का है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी बांग्लादेश। तो अभी हम लोगों ने देखा था, इसका सही जवाब ए ऑप्शन यानी पाकिस्तान। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थी विशेषकर प्रवासी देश के किसी भी भाग में अपनी पसंद की सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सेकंड, इसका कार्यान्वयन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। थर्ड, इस योजना के लागू होने पर कोई भी गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने पर खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित नहीं होगा। फोर्थ, इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों पर रोक लगाना है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं यह बताना है। ए ऑप्शन केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में डिक इंसोनिया खबरों में रहा, इसका संबंध है। ए ऑप्शन क्षुद्रग्रह से, बी कोविड-19 से, सी प्राचीन जीवित प्राणी से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।